हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है बायो सावर्ट लॉ के अनुसार एक अलग अपन को व्यंजक पढ़ना है। इस व्यंजक इस डेरिवेशन में क्या करना है, एक वायर लेना है और वो सीधा सीधा लेना है, स्ट्रेट वायर लेना है। आप कहोगे सर कितना लंबा लेना है बेटा, अनंत लंबाई का लेना है, इनफाइनाइट लेंथ का लेना है। तो इसका नाम हो गया करंट कैरियंग कंडक्टर या करंट कैरियंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई का धारावाही चालक। अनंत लंबाई का सीधा, सीधा को हिंदी में एक और नाम है ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय नहीं लिखेंगे कभी, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सीधा। और चूंकि इसमें क्या बहेगी, धारा, तो इसका नाम होगा धारावाही चालक। ऋजु रेखीय धारावाही चालक या सीधा धारावाही चालक, कितनी लंबाई का, अनंत। तो इसका नाम हो जाएगा करंट कैरियंग कंडक्टर या करंट कैरियंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आप कहोगे सर इसमें जब धारा बहेगी तो ये तो चुंबक बन जाएगा, यानी कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इधर और इधर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र में सर एक बिंदु रख देंगे तो उस पर क्या आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल, इसके चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु क्या रख दिया हमने, पी। इस पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, पूरे वायर के कारण। तो ये कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो ऐसे नीचे की तरफ भी डैश 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 किया, ऐसे ऊपर की तरफ भी डैश 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 करके इसका नाम रख दिया एक्स वाई। क्या नाम रख दिया, एक्स वाई। एक्स नीचे भी दे सकते हो, नाम फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक्स कहाँ दिया है और वाई कहाँ दिया है। बस जब चित्र बना रहे हो तो बड़ा स्वच्छ बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। बड़ा चित्र ध्यान रखना, बड़ा ही बनाना है चित्र। तो ये एक्स वाई धारावाही चालक है, कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का बनेगा। देखो, बड़ा चित्र बनाना कम से कम आधे पेज में होना चाहिए। आधे पेज का शुरू की कम से कम 15 लाइन में होना चाहिए, 10 लाइन में, तब बड़ा बनेगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है ना। अब बेटा इसमें कितनी धारा बह रही है, आई। ये क्या बन गया, आप कहोगे चुंबक जैसा काम करेगा। तो आजू बाजू में क्या उत्पन्न हो जाएगा, इधर पूरे में चारों तरफ उसके चुंबकीय क्षेत्र, और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु क्या है, पी, जिस पर हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट क्या रखा है, पी, जिस पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण, पूरे वायर के कारण। अगर ये कितनी लंबाई का हो, अनंत लंबाई का, तो पूरे वायर के कारण निकाल दो। आप कहोगे हम तो अनंत लंबाई के कारण निकाल नहीं पाते, हमें तो केवल एक अल्पांश के कारण निकाल सकते, किसी एक टुकड़े के कारण इसके, और उसमें भी 3-4 चीजें पता हो। एक तो उस अल्पांश की लंबाई पता हो, अल्पांश की बिंदु पी से दूरी पता हो, तब जाके हम इसको निकाल पाते हैं अल्पांश के कारण। और कौन हेल्प कर देता है, बायो सावर्ट लॉ। तो अपन लिख देते हैं बायो सावर्ट लॉ से, लिखते हैं कि नहीं। तो अपन लिखेंगे चित्र में एक्स वाई एक धारावाही सीधा धारावाही चालक है, या सीधा अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, करंट कैरियंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है जिसका मध्य बिंदु O है। इस बार मध्य बिंदु लीजिए, अल्पांश की अभी बात में बात करेंगे। और इससे कितनी दूरी पर बेटा, तो यहां पर देखिएगा, इससे ये आपका आ गया बिंदु P। क्या नाम रखा बेटा इसका, बिंदु P। इससे कितनी लेंथ पर, तो यहां लिख देंगे कि इससे R दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा, R। आप कहोगे R तो हम अल्पांश से लेते थे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ और ले लेंगे। चूंकि हम जो PDF सेंड करेंगे उसमें R लिया, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है ना, अल्पांश से नहीं। और या फिर लिखेंगे, देखो वो वाली दूरी आपको R नहीं लेना है, तो आप ये लिख लो कि भाई इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, X दूरी पर। तो यहां से ऊपर की तरफ कितने चल जाओ आप, X दूरी पर एक अल्पांश है और उसका नाम है, देखो एक टुकड़ा है, एक अल्पांश है और उसका नाम रख देना AB। एक अल्पांश है AB बनेगा। क्या नाम रखोगे उसका, एक अल्पांश है AB। तो ये नाम रख दिया कि एक अल्पांश AB है भैया। देखो ये लिख दिया मैंने A,
और ये लिख दिया बी। बड़े अच्छे से समझना है, एक ही बार में समझ आएगा। आप कहोगे ये ओ से कितनी दूरी पर है ये सर, जो आपने नीले कलर की लाइन खींच दी है ब्लू कलर की, ये कितनी दूरी पर है? तो बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x है। कितनी है बेटा? x। तो आप कहोगे इसके मध्य बिंदु O से कितना ऊपर गए आप? x दूरी ऊपर गए, तो आपको कौन मिल गया? अल्पांश मिल गया, ए बी मिल गया। बनेगा। और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है बेटा? तो वो लिख देना, अल्पांश यहां से लेकर यहां तक लंबा है। इसका मतलब ये कितना लंबा है? तो इसकी अल्पांश की लंबाई कितनी लेते थे आप? dl। सो यहाँ क्या लिख देना? dl। बनेगा। अल्पांश की लंबाई dl हो गई। अब देखिएगा इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी लेना है बेटा? तो इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी लेना है कितनी? अच्छे से समझना। अल्पांश से बिंदु P की दूरी का नाम रख देना यहाँ y, क्योंकि हर बार r लेते थे, तो यहाँ पर कितना लेना है? y। अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है? y। आप कहोगे अल्पांश के दो सिरे हैं सर ऐसे, एक b और एक a, तो a से y दूरी की b से y दूरी। बेटा यहाँ हम दोनों की दूरी कितनी मानेंगे? y। आप कहोगे कैसे? ये ऊपर वाली तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। बेटा क्या है? ये अल्पांश है। अल्पांश मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब इसके दोनों सिरे बहुत ज्यादा पास पास है। जैसे ये पेन बहुत छोटा हो जाए तो इसके ये ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल पास। तो ध्यान रखना, यहां से जितना उतना ही यहां से, तो कह देते हैं कि ये भी कितनी होगी? y होगी। आया समझ में? ये अल्पांश बड़ा बना देते हैं लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन चित्र भी तो दिखना चाहिए, इसलिए अपन उसको क्या लिख देंगे? y। तो ये दूरी भी y है। कभी अगर डाउट आए कि ये दोनों y क्यों, क्योंकि दोनों कहां से? दोनों ही अल्पांश के सिरे हैं। a सिरे से भी y दूरी पर है बिंदु, a सिरे से भी y दूरी पर है और b सिरे से भी y दूरी पर। कोई पूछे क्यों? क्योंकि a और b बहुत पास पास हैं, क्योंकि a भी एक क्या है? अल्पांश है। बनेगा बेटा। चलो अब ध्यान रखना, हमेशा के लिए जो अल्पांश से चीजें बनती वो बहुत छोटी बनती। जैसे ये अल्पांश का एक सिरा, ये हो गया a और एक b, ठीक है ना? a b क्या हो गया? अल्पांश। तो a b जो कोण बनाएगा ना, ये अल्पांश के कहीं जाके, चलो अल्पांश के दोनों सिरों पर उंगलियां रखी और एक कोण बना दो, बना दिया एंगल, तो वो कोण भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसका नाम d अल्फा रख देंगे। क्या बेटा? d अल्फा या d फाई, कुछ भी, तो हमने d अल्फा ले लिया। बनेगा। सो ये अल्पांश का कोण कितना रख दिया हमने? d अल्फा। अब बस कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर नाम d अल्फा दे दीजिएगा। सो ये कोण आ गया आपका कितना? d अल्फा। देखिएगा ये अल्पांश से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? d अल्फा। और ये छोटे से इसमें बंद कर देंगे d अल्फा। आप कहोगे कहां से कहां का d अल्फा? a p b बराबर कितना बेटा? d अल्फा। बन जाएगा इतना। अब उसके बाद देखिएगा उसके जो नीचे कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण, ये अल्पांश के कारण नहीं बना, तो इसका नाम क्या रख देना? अल्फा। इसका नाम क्या रख दिया बेटा? अल्फा। तो नीचे का अल्फा कहां से? a, अच्छे से समझना, p और वापस काय पे आ जाना? o पर। तो a p o, ये नीचे का अल्फा हो गया। अब देखिएगा, अब बायो सावर्ट का नियम तो लग जाएगा बेटा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर आगे जाके जब पूरे के कारण निकालना तो उसका समाकलन करने लायक बनाना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा इस व्यंजक में। तो अपन को क्या करना है? बिंदु A से इस BP भुजा पर लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखो बिंदु A से काय पर? इस BP पर क्या ड्रॉ कर देंगे बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो यहां पर भी 90 बना और इस तरफ भी 90 बना, 90 अंश बनेगा। दो त्रिभुज दिखने लगे यहाँ, एक्चुअल में दिख तो तीन रहे हैं, 1 2 और एक बड़ा 3 और एक नीचे का 4 और एक ये वाला 5, लेकिन ऐसे ही अपन को याद नहीं रहा। परपेंडिकुलर के कारण आजू बाजू के डिवाइड कितने हो गए? एक इधर का ये वाला और एक इधर का ये। परपेंडिकुलर का नाम रखेंगे AC। क्या नाम रखेंगे? AC बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा क्या लिखना है। अच्छा आप कहोगे रुको सर, अल्पांश देखो AB है और B से लगा के P तक की दूरी कितनी है? बाई, और यहाँ A से भी पाई,
बाई है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अल्पांश से दूरियां, इसलिए बाई। अब देखो, अल्पांश की लंबाई तो ये हो गई, अल्पांश की लंबाई ये हो गई, और ये अल्पांश की बिंदु P, इनके बीच का कोण कितना है, तो वो हर बार थीटा लेते थे, सो ये वाला तो थीटा ही लेना है बेटा, बनेगा। ये वाला कितना लेना है, थीटा। सो इसका नाम हमने क्या रख दिया, थीटा, ये रख दिया, ये कोण थीटा ही है। बहुत अच्छा चित्र बनाना, एकदम क्लियर कट, है ना। अब देखिएगा, ये कोण थीटा ले लिया बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर देखिएगा, अच्छा यहां पर भी 90 बन रहा है, ये जानते हैं ना, ये भी कितना बन रहा है, 90। चलिए अब क्या करना है, अभी इसकी देखिए ये कितनी लंबाई तक गए हैं, इधर भी अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक गए हैं, तो इनफाइनाइट विस्तार है इस तार का, बहुत लंबा तार है, अनंत लंबाई का। पूरे के कारण बिंदु P पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, चित्र का जो माना लिखना है वो क्या लिखना है, देखिएगा बेटा, चित्र में एक्स वाई एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, दिख रहा है, सो लिख दिया कि भाई चित्र में एक्स वाई वो कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का, और धारा बह रही इसलिए धारावाही चालक है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से कितनी दूरी पर, ऊपर की तरफ गए, O से x दूरी पर चले, ऊपर गए कितनी दूरी पर, x दूरी पर। एक अल्पांश क्या है, AB है, जिसकी लंबाई कितनी है, dr, या एक अल्पांश AB है, एक अल्पांश AB है, क्या लिखोगे, कितनी दूरी पर, नीचे से कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर एक अल्पांश क्या है, AB है, और लिखेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। इसके पास या बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा वायर में बहने वाली तथा तार में बहने वाली धारा कितनी है बेटा, I है। अब पैराग्राफ चेंज करोगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, माना AB एक अल्पांश है, माना अल्पांश की लंबाई कितनी, अल्पांश AB की लंबाई कितनी है, dl है, अल्पांश AB की लंबाई कितनी है, dl है। अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है बेटा, y, चाहे इस सिरे से जाओ चाहे इस सिरे से, कितनी दूरी पर है, y दूरी पर है, तथा अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, बनेगा। अब बिंदु A से BP भुजा पर डाला गया लंब AC है, बिंदु A से काय पर, इस BP भुजा पर, दिख रही है, B से लगा के कहां तक की, P पर डाला गया लंब, यानी कि इस भुजा पर डाला गया लंब ये वाला कितना है बेटा, AC है। आता है वायु शावर्ट के नियम से, फिर लिखना आता है वायु शावर्ट के नियम से। फिर से सुन लो माना चित्र को देख के, कि चित्र में एक्स वाई एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, सीधा है ना, अनंत लंबाई का करंट कैरियंग कंडक्टर ऑफ, करंट कैरियंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ऊपर की तरफ जाना, x दूरी पर एक अल्पांश क्या है, AB है, एक अल्पांश AB है, तथा इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ केवल ये बताना अल्पांश AB है और उसके बारे में कुछ नहीं बताना। फिर आ जाना बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर करना पैराग्राफ चेंज, फिर लिखना, यदि धारा में, यदि अनंत तार में बहने वाली धारा कितनी है, माना तार में बहने वाली धारा I है, तथा अल्पांश AB की लंबाई dl है, और अल्पांश AB और अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, तथा अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, y है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी y है, तथा बिंदु A से BP भुजा पर डाला गया लंब कितना है, AC है, अतः वायु शावर्ट के नियम से बनेगा बेटा इतना, सबसे बनेगा इतना, क्योंकि ये बहुत आसान था। सबसे पहले एक्स वाई एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, जिसका मध्य बिंदु O है, तथा इससे x दूरी पर एक अल्पांश क्या है, AB है, तथा मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर पैराग्राफ करोगे चेंज। यदि तार में माना तार में बहने वाली धारा I एम्पियर है तथा अल्पांश AB की लंबाई कितनी है, DL है। अल्पांश की लंबाई कितनी है बेटा, DL है। अल्पांश की लंबाई और बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है, तथा अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है बेटा, y है। इतना बनेगा। अतः वायु सावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख दें हम, फिर इसको मिटा देंगे, है ना। कितनी आ जाएगी, dB बराबर बोलो फॉर्मूला क्या होता है वायु सावर्ट नियम से, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई, धारा कितनी ऊपर की तरफ जा रही है I, अल्पांश की लंबाई DL और साइन अल्पांश की लंबाई और बिंदु P के बीच का कोण कितना है, थीटा, और अपॉन में इस बार तो 90 आना नहीं है थीटा का मान, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अपॉन में यहां से यहां की दूरी अल्पांश से देखना, अल्पांश AB है, इससे दूरी कितनी है y, तो y स्क्वायर लिखना, r स्क्वायर नहीं लिख देना, बनेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, y स्क्वायर, और इसका नाम दे देंगे आप समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 आ गया। अब देख लो आप, यहां पर कुछ नहीं करना बेटा, सीधा सा दिमाग लगाओ, समीकरण 1 आए और इन दोनों त्रिभुजों को ले लेना। पहले इस त्रिभुज को ले लेना, ये दिख रहा है ना छोटा, ACB, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज ACB में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी मेथड से करना, आपको इसके PDF नहीं आएगी, आपको माना वगैरह बहुत ज्यादा इजी है बेटा, और पूरी कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, तो हमारे जो हम करवा रहे हैं वही करना है आपको, है ना। त्रिभुज ACB में देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम साइन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, साइन, तो आप कहोगे इस वाले त्रिभुज में साइन निकालना है बेटा, साइन, लेकिन साइन के लिए इसमें देखो छोटा एंगल कौन सा है, थीटा, तो साइन क्या निकलेगा, थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिएगा परपेंडिकुलर कितना है बेटा, तो अब आपको याद नहीं आ रहा परपेंडिकुलर क्या है, तो देखो इसमें एक जो अपन कहते हैं ना कंसेप्ट याद किया हमने, कभी लंब कर्ण तो याद किए ही नहीं। तो बेटा देखो इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है, थीटा, तो यहाँ थीटा लिखा है ना न्यून कोण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ध्यान रखना, थीटा के सामने या फाई के सामने या कोई भी कोण दिया है उसके सामने, लेकिन 90 अंश के सामने, तो यहाँ 90 बन रहा है, दिख रहा है ना, ये क्या बन रहा है 90, तो ये 90 बन रहा है, तो इसके सामने तो ये वाली है, तो ये वाली मतलब AB की लंबाई कितनी है, DL, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो 90 के सामने होता है कर्ण और थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब कितना हो गया AC, और थीटा के सामने क्या हो गया, बोलो, थीटा के सामने लंब तो AC रख दिया, और 90 के सामने क्या हो गया AB, और AB की लंबाई कितनी है DL, बनेगा। तो कितना आ गया, साइन थीटा बराबर AC बटे DL, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, DL का त्रियक गुणा किसमें हो जाएगा, साइन में, तो आ जाएगा DL साइन थीटा, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2। बेटा इस वाले छोटे त्रिभुज, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख गए, आजू बाजू के, AC ये है, AC के एक इधर का और एक AC के इधर का, एक AC के इधर वाला और एक AC के इधर वाला, इन दोनों में ही बेटा साइन निकालना, लेकिन इसमें साइन थीटा निकला था, इसमें साइन देखो कौन सा कोण है, छोटा वाला D अल्फा, इसलिए इसमें साइन D अल्फा निकलेगा, बनेगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, देखो कौन सा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इधर वाला ले लो, ये वाला दिख रहा है ना, कौन सा नाम दे देते हैं, ए के बाद काय पे जाना, C, इसमें भी ए के बाद काय पे गए थे C, फिर ऊपर B पे गए थे, जबकि इधर मुड़ जाना है किस पर, P में समकोण त्रिभुज ACB में। चलो बेटा इसमें भी निकाल देते हैं साइन, लेकिन साइन के अलावा देखिएगा, आप कहोगे आजू बाजू के दोनों में साइन निकालना है, बिल्कुल, लेकिन कोण बदलेगा, इधर कोण कितना है बेटा, छोटा वाला देखो कितना है, D अल्फा बराबर, साइन की परिभाषा होती है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा, लंब कितना, इससे पूछो, इसमें कोण क्या आया, D अल्फा, तो D अल्फा के सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या हो गया बेटा AC, समकोण क्या दिया है देखो,
समकोण क्या दिया है, सी, दिया कि नहीं। तो यहाँ के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, y, तो ये हो जाएगा कितना, y, जबकि ये y में से थोड़ा सा कम गया, इसलिए ये आधार थोड़ा सा क्या होगा, कम। हमें क्या करना, बस इतना याद रखो, 90 के सामने की भुजा क्या है, लंब, और 90 सॉरी कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो y क्या हो गया, कर्ण। देखो तो यहाँ से AC बराबर y का गुणा काय में हो जाएगा, साइन डी अल्फा में। तो बताओ बेटा, AC को बचा लो, AC बराबर क्या हो जाएगा, y। चलो रुको, इसके बाद देख लो बेटा क्या होता है, यहाँ पर जितने भी पूरी फिजिक्स में ऐसे आपको शॉर्ट एंगल मिलेंगे, जैसे कभी साइन डी थीटा मिले तो केवल डी थीटा लिख देना, कभी साइन डी अल्फा मिले, आप कहोगे डी लगा है मतलब अल्प कोण है, तो अल्प कोण में ध्यान रखना कोण ही बस बचता है, साइन गायब हो जाता है, तो साइन डी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी अल्फा बनेगा। और कहीं कहीं अल्प कोण होगा तो डी अल्फा को हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन डी अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा जैसे साइन 0 अंश की वैल्यू तो केवल 0 ही बचती है, साइन 0 अंश मतलब 0 बनेगा। तो आप ये कह देते हो केवल कोण ही बचा है, इसका मान 0 के लगभग, तो केवल कोण बचता है, तो ऐसे याद रखना। और यहाँ पर डी अल्फा कैसा कोण है, अल्प कोण है, डी अल्फा अल्प कोण है, शॉर्ट एंगल है ना, या स्मॉल एंगल है, एलिमेंट एंगल है ना। डी अल्फा एक एलिमेंट एंगल है या अल्प कोण है, तो साइन डी अल्फा बराबर केवल क्या बचेगा बेटा, डी अल्फा। तो साइन डी अल्फा की जगह क्या रख लो, डी अल्फा बराबर में क्या आया था, AC बटे y आया था कि नहीं। बस कुछ नहीं किया, साइन डी अल्फा की जगह क्या लिख दिया, डी अल्फा, और बराबर में क्या लिखा था, AC बटे में y, सो AC बटे y। तो यहां से भी AC का मान निकाल लो, बोलो कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा बेटा, AC बराबर y का गुणा काय में हो जाएगा, डी अल्फा, सो हो जाएगा y डी अल्फा। समीकरण नंबर 3 देख लो जरा एक बार, समीकरण 2 को और 3 को देखो। समीकरण 2 में काय का मान निकाला, AC का, समीकरण 3 में काय का मान निकाला, AC का। तो बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं दाएं भी बराबर कर दोगे, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो आप कहोगे सीधा सा याद ये रखा सर, पहला हमें क्या करना, पहला समीकरण कहां से मिलेगा, अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता वायु सावर्त नियम से मिलेगा। फिर हम यहां से जब ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो त्रिभुज दिखेंगे आजू बाजू के, उन दोनों में साइन निकालेंगे, एक में साइन डी थीटा और एक में साइन डी अल्फा। जब ये निकल जाएंगे तो डी अल्फा साइन डी अल्फा का साइन त्याग देते हैं, तो केवल क्या बचता है, डी अल्फा। तो यहाँ दोनों से हमें इस AC का मान मिल जाएगा। AC के मान जब बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं, देखो ये AC लिखा है, ये AC, जब ये बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष को बराबर कर दोगे। इसको हम साफ कर रहे हैं और अब यहां से लिख देते हैं, है ना बेटा, जगह की कमी इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 से नहीं बेटा, 2 व 3 से। देखो 2 और 3 में है AC, तो AC बराबर है तो क्या आ जाएगा, देखो DL साइन थीटा बराबर, इसका बायां पक्ष DL साइन थीटा और इसका बायां पक्ष दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष कितना है बेटा, DL साइन थीटा, इसका दायां पक्ष कितना है, राइट साइड y डी अल्फा। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 4। क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 4। तो यहां से आपका ये मान भी मिल जाएगा। यहां तक तो बड़े आसानी से समझ में आया होगा, बनेगा। अब देखिएगा बेटा, इसको अब हम साफ कर देते हैं, केवल समीकरण 1 को बचा लेते, बाकी का ये साफ कर देते हैं की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा था। चलो इसके बाद देखो बेटा, अब ये जो मान निकला है समीकरण 1 में, ऊपर देखो DL साइन थीटा दिख रहा होगा, समीकरण 1 दिख रहा है ना। DL साइन थीटा की जगह क्या चिपका सकते हो, y डी अल्फा, सो चिपका दो, बनेगा। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण
1 से, समीकरण 1 से। तो बेटा हम समीकरण 1 में मान रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, वेक्टर dv बराबर, बोलो, μ0 अपॉन 4 पाई, फिर क्या लिखा है i, इसकी जगह क्या रखोगे y डी अल्फा, तो बटे में क्या लिखा है y स्क्वायर, यही लिखा है ना। कुछ नहीं करना बेटा, dl साइन थीटा की जगह कितना रख देना, y डी अल्फा, क्योंकि बेटा समाकलन यहाँ किसी के सापेक्ष करना होता है, और यहाँ इसकी जब पूरे के कारण निकालेंगे तो इस वाले कोने से लगा के इस वाले कोने, यानी कि दोनों सिरों से इस बिंदु P पर क्या डालेंगे, कोण, और उतने की कोण की सीमाओं में पूरे इस छोटी छोटी तीव्रताओं को क्या कर देंगे, समाकलित, तो पूरे तार के कारण तीव्रता निकल जाएगी बिंदु P पर। तो पहले ये चिन्ह तो चाहिए था, सो देखो ये लेकर आए, डी अल्फा आ गया आपका, बनेगा यहाँ तक, सो ये बेटा डी अल्फा आ गया, ये देखो ये रख दिया y डी अल्फा। अब इसको समीकरण 1 को हम मिटा देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ y स्क्वायर है, ऊपर y है, एक y से एक y यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वेक्टर dv बराबर μ0 अपॉन में कितना बेटा 4 पाई i डी अल्फा अपॉन में नीचे केवल क्या बचेगा y। आप कहोगे सर ये तीव्रता निकल गई है अल्पांश के कारण, बेटा अल्पांश के कारण नहीं, तो वायु सावर्ट से पहले ही निकल गई थी, बस उसको समाकलन के लायक बनाना था, लेकिन अभी भी समाकलन के लायक नहीं बनी, यानी ओरिजिनल में ये कहें तो अभी इसमें तीव्रता नहीं निकली, अल्पांश के कारण तक नहीं निकली अभी। आप कहोगे क्यों, क्योंकि अभी देखो बेटा डी अल्फा का अल्फा के सापेक्ष करना पड़ेगा, यानी ये लिखा है डी अल्फा मतलब किसके सापेक्ष समाकलन करोगे, अल्फा, लेकिन बेटा यहाँ और कोई सी में तो अल्फा है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लाने का प्रयास करना होगा। तो देखो ये वाला त्रिभुज लिया था क्या आपने, याद करो, ये वाला त्रिभुज आपने लिया था अभी, आप कहोगे हाँ लिया था, ये वाला लिया था, बिल्कुल लिया था, दोनों में क्या निकाले थे, साइन, लेकिन ये वाला लिया था क्या, नहीं। तो अब इस वाले में बेटा कॉस निकालना है, ध्यान रखना, आजू बाजू वाले में साइन और इस वाले में कॉस, ऐसे याद भी रखना है, आया समझ में। अब लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में इसमें क्या निकालना बेटा, कॉस, कॉस अल्फा बराबर क्या निकालना, कॉस अल्फा बराबर, कॉस की परिभाषा क्या होती है आप खुद बताओ। कॉस की परिभाषा होती है बेटा आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है इसका, रुको किसी से कुछ नहीं पूछना, सब ये एंगल बताता है, अल्फा, अल्फा के सामने हमेशा लंब होता है परपेंडिकुलर, ये जरूर रट के रखना है, कभी भी कॉस के बाजू में जो कोण लिखा है उस कोण के सामने क्या होता है बेटा, लंब। अब देखो यहाँ कॉस के बाजू में क्या लिखा है, अल्फा, तो देखो कॉस अल्फा, अल्फा के सामने लंब, लंब कितना है बेटा AO, और AO की लंबाई कितनी है x, लेकिन हमें लंब तो चाहिए ही नहीं। आप कहोगे सर हमें तो क्या चाहिए है, देखो आधार चाहिए वो कर्ण, तो लंब को छोड़ दो। अब देखो बेटा 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये 90 अंश बन रहा है, इसके सामने कर्ण हो गया, बटे में पटक दिया कितना y, कर्ण का मान। अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा हुआ r क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार चाहिए था, सो r अपॉन y बनेगा। तो यहां से देखो बेटा y का मान मिल जाएगा, y को ऊपर तिर्यक गुणा कर दो और cos अल्फा को नीचे, नहीं आया समझ, y कहाँ चला जाएगा, cos की जगह, cos कहाँ आ जाएगा y की जगह, तो y बराबर, क्योंकि y का मान रखना है इधर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, r बटे cos अल्फा मिलेगा। इसका मान आप समीकरण नंबर 5 में रख दीजिएगा, बनेगा। तो क्या लिखोगे, कैसे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से अब आई अपनी तीव्रता dv बराबर, जब ये निकल गई तो बहुत सरल हो जाता है, फिर dv बराबर बोलो कितनी आ गई बेटा, μ0 अपॉन 4 पाई i डी अल्फा अपॉन में y का मान रख दें, तो y का कितना है, देखो y का निकला है r बटे में cos अल्फा, तीसरे बटे की संख्या कहाँ पहुंचेगी, ऊपर, ऊपर किसके आगे ले जाना, ध्यान से डी अल्फा के आगे, है ना,
क्योंकि लिखने का एक तरीका भी होता है। बोलिएगा कितना आ जाएगा, μ0/4 ये क्या लिखा है I। कॉस अल्फा कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तीसरे बटे की संख्या ऊपर पहुंचती है ना। चलो कॉस अल्फा बहुत सरल कैलकुलेशन है बेटा, कंठस्थ करवा देंगे, अभी देखते तो जाओ, आपको खुद ही याद आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे किया था। ये आ जाएगा, मात्रक लिखना हो तो लिख देना टेस्ला। ये अल्पांश के कारण निकल गई और समाकलन के लायक भी है। देखो डी अल्फा के साथ अल्फा वाला भी है कुछ, तो ये आ जाएगा और इतना आपसे बनेगा, ये टेस्ला हो जाएगी। ये आपने अभी अल्पांश के कारण निकाली, इसके तार के एक छोटे से टुकड़े के कारण तीव्रता निकल गई और समाकलन के लायक भी है, बनेगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना बेटा। पहले देखो ए बी अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वायु सावर्ट के नियम से समीकरण 1 मिलेगा। फिर ये वाला आप इधर का त्रिभुज लेना, यहां से AC निकाल लेना, इधर का त्रिभुज लेना तो साइन की परिभाषा लगाना और AC निकाल लेना। दोनों के AC बराबर है तो ये पक्ष बराबर करके समीकरण 4 बना देना, बनेगा। समीकरण 4 बन जाएगा, लेकिन समीकरण 4 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर ये वाला ऐसा बन जाएगा तो आप कहोगे DL साइन थीटा, तो सर समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, तो DL साइन थीटा का समीकरण 1 में रखना, सो आप यहाँ y d अल्फा, y से y कैंसिल होगा तो इतना बचेगा। लेकिन समीकरण 5 बन गया, फिर भी ये समाकलन के लायक नहीं है, तो नीचे वाला त्रिभुज फिर से ले लेना और उसमें क्या लगा देना, कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा की परिभाषा से इतना बन जाएगा, समाकलन के लायक बनेगा। सबसे पहले इसके कारण तीव्रता निकाली, फिर इसमें AC निकाला, इस त्रिभुज में AC निकाला और इधर याद रखना साइन थीटा लेना था, यहाँ साइन डी अल्फा। देखिए साइन डी अल्फा का केवल क्या बचता था, डी अल्फा। तो AC के मान बराबर थे तो आपका DL साइन थीटा बराबर बाई डी अल्फा। समीकरण 1 में DL साइन थीटा का उठा के पटक दिया, कितना आ गया, बाई डी। y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो इतना बन गया। लेकिन इसमें y का क्या रखना है, मान। कौन कहाँ से मिलेगा, नीचे वाले त्रिभुज से, और इसमें क्या निकालना, कॉस, क्योंकि कॉस में ही ये y आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका अपन को x की जरूरत नहीं है, तो बनेगा इतना। चलिएगा ये यहां तक हो गया बेटा। अब क्या करना है, अब मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्र अपना पूर्ण करते हैं, चित्र अभी अधूरा था, इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी, सो ये लिखा हुआ है समीकरण नंबर 6। देना हो नाम तो दे देना, समीकरण नंबर 6। थोड़ा बड़ा है ये व्यंजक, लेकिन है सरल। अब बेटा देखो, अच्छा ये बताओ, जिसका ये वाला सिरा अनंत पे कुछ तो होगा, मान के चलिए ये वाला इस सिरे से जब आपने बिंदु P पर बिंदु P को मिलाया, आपने इस सिरे से डैश 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 में मिलाना और इस सिरे से भी मिलाया बिंदु P को, है ना। कैसे मिलाना है इनको, डैश 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 वाली लाइन से, यानी रोटेट लाइन से मिला देना इसको। ये मिला दिया बेटा, ठीक है ना। और ऐसे ही इधर वाले को मिला देंगे अनंत से, जहां जितनी भी लेंथ होगी इसकी। अभी तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये हो गया इतना। अब देखो बीच वाली लाइन ये है, इधर जब अनंत से ये इधर तक आया, पी तक, आपने इसको डॉटेड लाइन में मिलाया, ये दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन में मिलाया जब आपने इसको, तो यहां से लेकर बेटा ये पूरा यहां तक का एंगल अच्छे से देख लो, ये वाला एंगल, इसका नाम रख देना अल्फा 1। और यहाँ अनंत, ये अनंत वाला सिरा होगा ना, ये अनंत लंबाई का है चालक, तो यहां से यहां तक मिड पॉइंट तक आओगे तो इसका नाम रख देना अल्फा 2। क्या नाम रख देना, अल्फा 2। वो छोटे छोटे एंगल अंदर लिखे रहे तो कोई दिक्कत। यहाँ बिल्कुल आप ग्रीन कलर की ये लाइन दिख रही है, यहाँ से मिड पॉइंट वाली लाइन मध्य लाइन पर आओगे तो अल्फा 1 और यहाँ से यहाँ तक अल्फा 2 नाम दे देना। अब देखना बेटा क्या करना है, ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 आए हैं ना आपके, अल्फा 1 और अल्फा 2 तो दिख ही रहे होंगे। अब इसको आप पूरे वायर के कारण, पूरे तार के कारण, होल वायर के कारण जब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो ऐसी सभी तीव्रताओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। DL के कारण इतनी आ गई, DB, फिर DB, फिर DB, तो सारे DB जुड़ेंगे, तो इन सारे DB को क्या कर देंगे, समाकलित। कहाँ से कहाँ की सीमाओं में, अल्फा 1 से अल्फा 2 की सीमाओं में। लेकिन ये नीचे की तरफ है इसलिए इसका नाम लिखेंगे, जब सीमाएं लेंगे तो माइनस अल्फा 2 लेंगे और ऊपर वाले का प्लस अल्फा 1 लेंगे।
बनेगा। ऊपर वाले का कितना लेंगे बेटा, ये प्लस अल्फा 1 और इधर वाले का क्या लेंगे, माइनस अल्फा 2 बनेगा। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की सीमाओं में से क्या कर देंगे, समाकलित कर देंगे बेटा। तो इसका नाम लिखना हो तो लिख देना माइनस अल्फा 2। तो ये हो गया, नीचे के कारण ले रहा है इसलिए लिख दिया। देखिएगा तो बेटा सबसे पहले इधर एक्स सिरा इधर है ना, तो माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 की सीमाओं में क्या कर दोगे, समाकलित। तो ये समीकरण जो था मैं वापस लिख देता हूं। यहाँ आया था dv बराबर μ0/4 पाई और यहाँ आया था y तो कैंसिल हो गया था, तो आया था cos अल्फा t अल्फा और अपोन में आया था बेटा r, इतना आया था। ये था आपका समीकरण नंबर 6। सो हमने अभी लिख दिया, जरूरत पड़ेगी इसकी। बनेगा इतना, ये तो बहुत सरल था, ये dv निकल गया था अपना। अब देखिएगा लिखेंगे, चूंकि ये वायर ऐसे ही कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, ये पूरा वायर कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, तो ये वायर ऐसे ही कई एलिमेंट वायरों से मिलकर बना है, एलिमेंट वायर्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। अतः संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 को, किसको बेटा, समीकरण 6 को कहां से कहां की सीमाओं में, माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 की सीमाओं में क्या करने पर, समाकलित करने पर, यानी यहां से यहां तक के सारे टुकड़ों को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या लिखोगे अब बिंदु P पर, क्या लिखोगे अब बिंदु P पर, या ये लिखोगे, चूंकि ये वायर, चूंकि संपूर्ण वायर कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, चूंकि संपूर्ण वायर कई अल्पांशों से मिलकर बना है, या ऐसे ही कई अल्पांशों से मिलकर बना है, चूंकि संपूर्ण वायर ऐसे ही कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 को माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 की सीमाओं में क्या करने पर, समाकलित करने पर। तो इसे समाकलित कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा चुंबकीय संपूर्ण वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर कितना आ जाएगा, समाकलन कहां से बेटा, माइनस अल्फा 2 से कहां तक, अल्फा 1, माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ से एंगल जा रहा है, इसलिए इसको माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 की सीमाओं में समाकलित करने पर, किसे, अल्पांश के कारण जो तीव्रता आई है, ऐसी कई डीवी क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसको हिंदी में क्या पढ़ें, अगर पढ़ें इस वाले स्टेप को, इसको पढ़ेंगे डीवी बहुत सारी डीवी क्या हो रही हैं, समाकलित हो रही हैं। कहां से कहां के बीच की, देखो यहां से यहां, यानी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 के बीच की सभी डीवी क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तब जाके कुल डीवी मिल रही है, यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल रही। जबकि आपको ये क्या दिया है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 के बीच की, तब हमको क्या मिलेगी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डीवी का मान रख दो समीकरण 6 से, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर B बराबर, इधर लिख देते हैं हम, बोलो ये समाकलन का चिन्ह कितना आएगा, माइनस अल्फा 2 से कहां तक बेटा, अल्फा 1 तक, बोलो कितना आ जाएगा, डीवी का मान कितना है, μ0/4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा। बेटा आंसर आ ही गया है ना, बहुत सरल है इसके बाद का। चलो अब इसको हम इधर का ऊपर का ये शार्प कर देते हैं, चलिएगा ऊपर का ये शार्प कर दिया बेटा। अब बताओ क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा वेक्टर बी बराबर, अच्छे से देखना, सिर्फ अल्फा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन, बायोलॉजी वाले ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि मैथ वाले को तो समाकलन चैप्टर चल रहा है, उनके लिए बहुत सरल है। अल्फा के सापेक्ष हो रहा है, डी अल्फा का मतलब होता है अल्फा, डी का मतलब है कैसा, के सापेक्ष, के रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल अल्फा वाले बचेंगे, यानी कॉस अल्फा बचेगा, बाकी सब क्या मान लिए जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या आ गया, μ0 आ गया बाहर, ऊपर से I मिल गया बाहर, और नीचे से 4 पाई मिल गया, और क्या मिल गया, R, तो इतना बाहर मिल गया। अब आप कहोगे फिर समाकलन में क्या बचेगा सर, ये समाकलन लिखा, समाकलन का चिन्ह, अंदर बचेगा कॉस अल्फा
और क्या बचेगा डी अल्फा बनेगा। और कहां से कहां तक, -α2 से α1 तक। ये सीमाएं लगा देंगे, इनको अल्फा की लिमिट कहते हैं। काय की लिमिट, अल्फा की लिमिट। लिखना मत भूलिएगा, वो तो तब तक लिखती रहेंगी जब तक आप पूरा ना रख दोगे। फिर बोलिएगा v बराबर क्या आ जाएगा, इधर लिख दें क्योंकि इधर जगह नहीं है अब, तो नीचे आ जाते हैं। बोलिएगा μ0 अपॉन कितना बेटा 4πr, समाकलन कर दें। अच्छा ऊपर आई भी है, समाकलन कॉस अल्फा का समाकलन होता है साइन अल्फा। कॉस अल्फा का समाकलन क्या होता है बेटा, साइन अल्फा। समाकलन का चिन्ह गायब हो गया, देखो हो गया गायब समाकलन का चिन्ह, लेकिन लिमिट अभी नहीं रखी है इसलिए वो लिखी रहेंगी। -α2 से कहां तक, α1 तक। कहाँ कैसा पढ़ा जाता है इसे, -α2 से α1 तक। तो ये आपने लिमिट लगा दी, चलिएगा। और कॉस का समाकलन कितना हो गया, साइन, तो दो चीजें गायब हो जाती है, एक समाकलन का चिन्ह और एक डी अल्फा। देखो गायब हो गए, कॉस अल्फा की जगह क्या आ गया, साइन अल्फा। अब लिमिट रख दो, इस अल्फा की जगह पहले क्या रखना, α1, फिर बीच में काय का चिन्ह लगाओगे, माइनस का, और फिर इसकी जगह क्या रखना, -α2। तो बस लिमिट और रख दो, आपकी आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुल, जो पूरे वायर के कारण निकालनी थी। बताओ कितनी आ जाएगी बेटा, वेक्टर v बराबर μ0 I अपॉन 4πr, इधर साइन, एक बार अल्फा की जगह ऊपर की लिमिट रखो, क्या नाम होगा, α1। फिर होता है, फॉर्मूला होता है उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। अब निम्न सीमा रखना है तो फिर क्या आ जाएगा, साइन। अब इसकी जगह क्या रखोगे, -α2। क्या रखोगे, -α2। आया समझ में। ये साइन माइनस को कहां फेंक देता है, बाहर। साइन माइनस को कहां फेंक देता है, बाहर। तो कितना आ जाएगा, वेक्टर b बराबर μ0 I अपॉन 4πr, कोष्टक में पहुंच जाओ। ये क्या लिखा, देखो एक बार अल्फा की जगह ऊपर की लिमिट रखी, सो क्या आ गया, साइन α1। देखो α1 आ गया ना, ऊपर की लिमिट थी α1, माइनस का चिन्ह मन से लगाया, और इधर क्या लिखा था, साइन -α2। तो ये साइन माइनस को, तो जैसे मैंने लिखा साइन -α2, क्योंकि ये माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा फिर कोष्टक में, तो साइन माइनस को कहां फेंक देता है, बाहर। तो ये बाहर तो एक पहले से था, ये वाला और आएगा, सो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, साइन α2 बनेगा। इसका लिखना, यही संपूर्ण वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। लेकिन अगर तार को स्पेसिफाई करके दिया कि अनंत लंबाई का है, जैसे बेटा देखो आप किसी मीनार को देख रहे हैं, एक महल को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत ऊंचा है, अब दूर से देख रहे हैं, दिख रहा है, जैसे उसके पास जाते जाओगे आपको मुंडी ऊपर करते जाओगे कि नहीं, क्योंकि उसके अगर ऊपर चोटी को देखना है तो आपको मुंडी कैसे करते जाना पड़ेगा, ऊपर करते जाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये बेटा एक महल है, यहाँ बालक खड़ा है, तो ये थोड़ा इधर देखेगा अभी ऐसे, और पास आएगा तो ऐसे देखना पड़ेगा उसे, और पास आएगा ये बालक तो और ऐसे देखना पड़ेगा। तो जब इधर ही आ जाएगा नीचे तो एकदम ऊपर देखना पड़ेगा। यानी जब ये वायर कितने का होगा, अनंत लंबाई का, तो ये कोण क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा ऐसे। आया समझ में। ये ऐसे की जगह लाइन ऐसे होते होते α1 कितना हो जाएगा, 90 अंश का। तो लिखेंगे यदि तार अनंत लंबाई का है ना, दो स्टेप और रह गए, α1 और α2 के मान लिखे हैं बस। यदि तार अनंत लंबाई का हो, यदि वायर कितने का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो α1 बराबर α2 बराबर कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश। दोनों तरफ से ये वाली लाइन एकदम कैसे हो जाएगी बेटा, सीधे, क्योंकि अब यहाँ बिंदु P से कैसा देखना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा। तो ये α1 और α2 कोण कितने के हो जाएंगे, 90 अंश के। यदि तार अनंत लंबाई का है, एकदम स्ट्रेट देखना पड़ेगा। तो α1 और α2 की जगह कितना रख दो, 90। तो कितना आएगा, तो वेक्टर B बराबर μ0 I अपॉन 4πr, और इधर क्या आएगा, साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब π/2 है ना,
साइन 90 का मान 1, इधर भी साइन 90 का 1, तो 90 90 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 बनेगा। तो अब फाइनल आंसर ऊपर लिख दें। चलिए कितना हो जाएगा बोलिए, वेक्टर बी बराबर μ0 I अपॉन 4 पाई r, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 का मान कितना है 1 और इधर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इसको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा μ0 I 2 अपॉन 4 पाई r, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, वेक्टर बी बराबर देखो फाइनल आंसर μ0 I अपॉन 2 पाई r, और इसको मात्रा को क्या लिख दोगे, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर बनेगा। लिखना, यही सीधे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बनेगा बेटा, बहुत सरल है। अब देखो एक बार इसकी हाईलाइट बता देते हैं। सबसे पहले बेटा अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शुरू में निकाली थी वायु सावर्त के नियम से, जब माना वगैरह लिख दिया था फिर निकाली थी। फिर आपने ये वाला जो लंब डाला था तो ये छोटा त्रिभुज लिया, तो इसमें साइन थीटा निकाला, साइन थीटा से काय का मान मिल गया AC का। इस वाले त्रिभुज में साइन डी अल्फा निकाला, डी अल्फा अकेला बचाया, साइन को हटा दिया तो केवल डी अल्फा मिलता, तो यहाँ से आपको फिर AC का मान, AC बराबर थे तो बाएं पक्ष को बराबर किया तो DL साइन थीटा का मान मिल गया वाई डी अल्फा समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 4 मिल गया। लेकिन उसमें भी बेटा वो समाकलन के लायक नहीं था, तो उसमें आपको y का मान रखना था, तो नीचे के त्रिभुज में क्या ले लिया cos अल्फा। cos अल्फा का मान आपने जब यहाँ पर रख दिया तो फाइनली आपका आंसर dv बराबर आ गया। फिर अब समस्या थी कि यदि तार तो ऐसे छोटे छोटे कई टुकड़ों से मिलकर बना, अनेक अल्पांशों से मिलकर बना, तो संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस समीकरण जो 5 आया था उसे -α2 से α1 की सीमाओं में इतने को पूरे को क्या करना पड़ा, समाकलित करना पड़ा। समाकलन जब किया तो cos अल्फा का समाकलन क्या हो गया, sin अल्फा, सो इतना आ गया। फिर लिमिट एक बार α1 की जगह α1 रखा, फिर माइनस का चिन्ह ये मन से लगाया, फिर साइन, फिर इस अल्फा की जगह वापस से क्या रखा -α2, तो इसका माइनस कहाँ पहुंच गया बाहर, सो कितना हो गया प्लस हो गया, sin α1 प्लस sin α2, ये आ गया बेटा फॉर्मूला। अब तार देखो ऊपर से कितने एंगल बना रहा है, अगर ये अनंत लंबाई का रहेगा तो ये एंगल कितना बनेगा 90। एकदम P पर खड़े व्यक्ति को इस अनंत लंबाई के तार को मुंडी एकदम ऊपर करके देखना पड़ेगा, है ना, तो ये कितना एंगल बनाएगा बेटा 90। ऐसे यहाँ पर अगर ये नीचे भी अनंत का होगा तो P पे खड़े को बिल्कुल ये नीचे की तरफ जब आओगे तो कितना सिर ऊपर करना पड़ेगा, एकदम परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि अनंत लंबाई में बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये भी 90, तो 90 रख दिए, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो कितना हो गया 2 से 4 कट गया, तो इतना आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कोई कहे कितने कारक प्रभावित करते हैं, तो देखो ये कारक प्रभावित करते हैं कौन कौन से, μ0 यानी चुंबकनशीलता, है ना, मैग्नेटिक परमिटिविटी, धारा करती है कि नहीं, कौन करती है, धारा, और नीचे ये देखो अल्पांश से नहीं बेटा, कहाँ, इसके मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी r, वो भी प्रभावित करती है। तो आप ऐसे करके कारक, वैसे इसमें कारक नहीं आते हैं, इसका व्यंजक ही इतना बड़ा होता है, बनेगा ना बेटा। चलिएगा, अच्छा इस 90 की जगह कुछ और एंगल देते, अनंत लंबाई का नहीं कहेंगे अगर, तो यहाँ पर एंगल दे देंगे तो बस यहाँ तक आता, ये आंसर हो जाता। लेकिन अगर तार में अनंत लंबाई का कहा है उन्होंने तो फिर ये वाला आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ क्वेश्चन सेंड कर देंगे इंग्लिश में, बाकी आपको आंसर उसका लिख लेना है खुद ही, माना वगैरह, है ना। चलिएगा, कल और आज की दोनों की PDF आपको सेंड कर रहे हैं और ये लेक्चर भी। चलिए, थैंक यू।